हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं अब अजीब गरीब कहानी सुनाने वाला हूँ। एक गरीब लड़की जो ट्रेन में भीख मांगती है और शहर से आया हुआ एक अमीर लड़का जब उस लड़की को देखती है तो दोनों में प्यार हो जाता है। आइए चलते हैं, इस कहानी को विस्तार पूर्वक आप लोग को सुनाता हूँ। तो दोस्तों, ट्रेन में भीख मांग रही एक लड़की को कोई 5 रुपये देता है तो कोई 10 रुपये देता है, लेकिन एक लड़का शहर से आया हुआ उसको पैसे नहीं बल्कि सब कुछ अपना दे देता है। दोस्तों, बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है, बहुत ही रोमांचक और दिल दहला लेने वाली कहानी है। बस आप लोग कहानी को अंत तक सुनिएगा। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है पटना से कोटा ट्रेन में। एक लड़का जिसका नाम निखिल कुमार रहता है, वह नीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। पिछले 2 साल से वह अपना शहर से पटना की कोचिंग करके पेपर देता है, लेकिन उसका एग्ज़ाम निकलता नहीं है। तो फिर वह कोटा जाकर कोचिंग करने की सोचता है। वहाँ कोचिंग स्थान अच्छे होते हैं, बेहतर रहेगा। वह कोटा में ही अपना एडमिशन करवा लेता है और वहीं रहकर तैयारी करने शुरू कर देता है। होली की छुट्टी मनाने वह घर आता है और छुट्टी पूरी होने के बाद फिर से वापस कोटा के लिए रवाना हो जाता है। वो पटना से कोटा के लिए ट्रेन में बैठता है और जब ट्रेन आरा से निकलती है तो वह देखता है कि एक लड़की ट्रेन के डिब्बे में ई डिब्बे से ऊ डिब्बे भीख मांग रही है। उस लड़की को ऐसे भीख मांगता देख उससे बहुत दया आती है, क्योंकि लड़की देखने में बहुत मासूम और बहुत खूबसूरत थी। उस लड़की ने साधारण सा सूट सलवार पहना था, लेकिन बदन को अच्छे से ढका रखा था और भीख मांग रही थी। कोई उसे 5 रुपये देता था तो कोई उसे 10 रुपये देता था, कोई देता भी नहीं था। तो आ जाइए, हमारे पास नहीं है। सभी का अपना अपना काम भाव होता था। भिखारी को लेकर वो लड़की जब ट्रेन में चढ़ी तो तभी से निखिल उसके पास बैठे देखे जा रहे थे। वो डिब्बे के दूसरे दरवाजे पर और निखिल पीछे के दरवाजे पर खड़ा उसे सब कुछ देख रहा था। फिर वो लड़की भीख मांगते हुए आगे बढ़ती रहती है और निखिल के सामने आकर उसे भीख मांगने के लिए हाथ को फैला देती है। निखिल उसको सबसे देख रहा था और फिर अपनी जेब में हाथ डालता है और हाथ में 5 रुपये का सिक्का आता है और वो उस लड़की के हाथ पर रख देता है और लगातार बस उसके आंखों में ही देखा जा रहा था। लड़की को भी अब थोड़ा थोड़ा शक होने लगा, क्योंकि वो काफ़ी देर से बस उसे ही देखा जा रहा था। वो जब भी उस तरफ देखती तो उसकी निगाहें सिर्फ उसी पर टिकी थी, लेकिन प्राची के लिए कोई नई बात नहीं थी। दोस्तों, उस लड़की का नाम प्राची होता है। उसके लिए एक आज की कोई नई बात नहीं थी। ट्रेन में ऐसा हादसा होते रहता है, क्योंकि वो बेहद खूबसूरत लड़की थी और उनके तो देखते ही रहते थे। जब वो पैसे देते हुए उसकी आंखों में देख रहा था तो प्राची को थोड़ा असहज महसूस होता है। उसे अच्छा तो लगता है, लेकिन वो फिर भी अपनी नज़र नीचे करके आगे निकल जाती है। अब इस डिब्बे में तो वो सभी से भिक्षा मांग चुकी थी और वह दूसरे डिब्बे में घुस जाती है। निखिल भी खुद को रोक नहीं पाता और भी उसके पीछे पीछे डिब्बे में घुस जाता है। जहाँ जहाँ जाती है प्राची वहाँ चला जाता है। जिसमें वो गई और दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाती है और चोरी छिपे देखता रहता है। वो बारी बारी से सभी से भीख मांग रही थी। अब ये डिब्बे भी पूरा हो जाता है। लगभग 10 या 15 मिनट हो चुकी थी तो अब निखिल प्राची से पीछे मुँह फेर कर खड़ा हो जाता है। प्राची देखती है कि एक लड़का खड़ा है। उसे निखिल की पीठ दिखाई दे रही थी। वह नहीं जानती थी कि यह लड़का है या उसे बस पैसा मांग रहा था। वह अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। बस निखिल भी उसकी तरफ पलटता है तो प्राची की समझ में कुछ नहीं आता। अब वो क्या करें, क्योंकि वो सब उससे पहले ही भिक्षा मांग चुकी थी। तो हाथ उससे भीख के लिए फैलाए हुए थे। वो कुछ समझने के लिए ऐसे ही फैलाए रखती है। अब निखिल भी अपनी जेब में हाथ डालता है तो उसे जेब में एक नोटों की गड्डी निकलती है और नोट की बंद गड्डी, जिसमें 15,000 रुपये से भी अधिक थे, उसको दे देती है। जब प्राची इतने पैसे को देखती है तो वह हैरान हो जाती है। वो कुछ समझ नहीं पाती है कि अब इस लड़के के साथ क्या व्यवहार करें और क्या न करें, क्योंकि हाथ में इतना पैसा होता है। वो कई दिनों तक भी भीख मांगकर इतना पैसा जमा नहीं कर सकती थी और यहाँ एक ही पल में वो लड़का 15,000 रुपये दे देता है। अब निखिल प्राची की आंखों में देख रहा था और प्राची भी उसकी आंखों में देखने लगती है। इन दोनों की कुछ समझ नहीं आ रहा था, एक दूसरे से कुछ कह भी नहीं पाते। अब निखिल को लगता है कि शायद प्राची कुछ कहना चाहती है। इससे पहले ही वो बोल पड़ता है कि मेरे पास अभी सिर्फ इतने ही पैसे हैं, इससे ज़्यादा अभी नहीं है।
प्राची ये बात सुनते ही अपनी नज़र को झुका लेती है। उसको कुछ समझ नहीं आता है कि पैसों को अपने पास रखे या ना रखे। निखिल भी अब वहाँ थोड़ा असहज महसूस करने लगता है, तो फिर वहाँ से चला जाता है और अपनी सीट पर जाके बैठ जाता है। अब प्राची अगले स्टेशन पर उतर जाते हैं, क्योंकि उसको भी कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ। आज तक उसे किसी ने इतने सारे पैसे नहीं दिए थे। सबसे ज़्यादा तो आज तक उसे पैसे मिले वो 100 रुपये मिले थे, और अब एक बार में ही 15,000 रुपये, ये जाना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। निखिल कुमार अच्छे अमीर परिवार से था, उसके लिए 15,000 रुपये की रकम कोई मायने नहीं रखता था। उसके पिता के 2-3 ईंट के भट्ठे थे और इससे अलग 2 बीघा ज़मीन और बहुत सारी कंपनियां में थे, इसलिए वह बड़ी आसानी से नीट की तैयारी कर रहा था। इसलिए वह सोचता था कि पहले देख लेते हैं, अगर नंबर आ जाएंगे सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, नहीं तो प्राइवेट कॉलेज से भी पर डॉक्टर की पढ़ाई कर लूँगा। इतना पैसा उसके पिताजी लगाने के लिए तैयार थे। दोस्तों, निखिल अपनी सीट पर ही बैठा हुआ था और उसके पास अब कुछ ज़्यादा पैसे नहीं थे। मतलब केस तो अब ख़त्म हो चुका था, क्योंकि जो कुछ पैसे थे वो उस लड़की को दे चुका था। लेकिन बैंक अकाउंट एटीएम में काफ़ी पैसा था, पर केस अब ख़त्म हो गया था। उसको ज़रा सा एहसास होता है कि यार ये मैंने पागलपन कर दिया, और कुछ देर तक वो वैसा ही सोचता रहता है। अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकती है तो वो नीचे उतरता है और दूसरे डब्बे में जाकर देखता है कि वो लड़की अभी भी भीख मांग रही है। क्या तो वो लड़की दिखाई नहीं देती है। फिर उसको लगता है कि शायद वह पहले स्टेशन पर ही उतर गई होगी, और फिर निखिल कोटा पहुंच जाता है, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन फिर एक रात सपने में वो उस लड़की को देखता है, और सपना कुछ ऐसा होता है जैसे वो लड़की उससे कुछ कहना चाहती है, उसे अपने पास बुला रही हो। उसको महसूस होता है कि शायद वो मेरा इंतज़ार कर रही है। फिर उसकी आंखें खुल जाती है और उठकर बैठ जाता है। सोच में पड़ जाता है बहुत ज़्यादा। वो अब बेचैन हो गया था। वो खुद को कोसने लगा था कि मुझे अपनी सीट पर ना बैठकर उस लड़की के पीछे ही जाना चाहिए था, उससे बात करनी चाहिए थी। कौन है, कहाँ रहती है, ये सब बातें उसके दिमाग में घूमने लगती है। वो सो नहीं पाता है। उसको ऐसा लगने लगता है शायद मुझे उससे प्यार हो गया है। प्यार मुझे शायद पहली नज़र में ही हो गया था, तभी मैं उसको इतना देख रहा था। अब सोचता है कि करूँ तो क्या करूँ। अगर ये बात मेरे मन में ऐसे ही दबी रही तो दिक्कत हो जाएगी। फिर सारी बात अपने दोस्त से बताता है और कहता है उनसे मिलने बिना मैं नहीं रह सकता, जब तक कि वो खुद से ही मना नहीं कर देती। जब तक कि वो मना नहीं करेगी, कोई जवाब नहीं देगी, तब तक मेरा मन शांत नहीं रहेगा। उसका दोस्त उससे एक सलाह देते हुए कहता है कि वो लड़की तुम्हें जल्द ही मिल जाएगी, क्योंकि इस तरह के लोगों का अपना जगह सेट होता है। इन जगहों पर जाना और अपना जो काम भिक्षा का भीख मांगने का रहता है, वो तुम्हें ट्रेन में मिली है, वो तुम्हें फिर वहीं मिल जाएगी, तुम्हें ज़रूर मिल जाएगी। तो अगले दिन उसी पटना से कोटा जाने वाले ट्रेन में चढ़ जाता है और वो इंतज़ार करता है, लेकिन वो लड़की आज उसे दिखाई ही नहीं देता। फिर वो अनुभव करता है कि वो लड़की मुझे आरा स्टेशन से मिली थी और फिर मुगल सराय से पहले ही उतर गई थी। मुझे आरा के लिए ही निकलना चाहिए, शायद वो वहीं हो। फिर वो आरा स्टेशन पर पहुंचती है और सभी अपने वाली ट्रेनों में बारी बारी से चढ़ता है। उस लड़की को ढूंढता है और आखिरकार एक ट्रेन के जनरल डिब्बे में उसको वो लड़की दिखाई दे देती है। वो डिब्बे में भीख मांगते हुए निखिल की तरफ बढ़ी आ रही थी। जैसे ही निखिल को देखती है तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान झलकने लगती है। निखिल भी उसको देखकर बहुत खुश हो जाता है। प्राची आगे जाना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि वह निखिल से आगे निकल जाए। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, सुनिए आगे कहानी। फिर भी थोड़ी देर रुकने के बाद वो आगे निकल जाती है। अब निखिल उसको वहाँ ऐसे ट्रेन में कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि सभी लोग वहाँ होते हैं। ऐसी चलती ट्रेन में किसी का अनजान लड़की से बात करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल काम था। और फिर ये ट्रेन रुकने का इंतज़ार करता है। जैसे ही ट्रेन आरा के पास छोटे से स्टेशन पर रुकती है तो प्राची उस ट्रेन से उतर जाती है। प्राची सोचने लगती कि लड़का 3-4 दिन पहले ही गया था और आज फिर से चला आया। उसकी कुछ समझ नहीं आता है। एक पल के लिए उसको लगता है कि शायद हमारे लिए ही आया हो, लेकिन ऐसा वो कुछ सोच भी नहीं सकती, क्योंकि उसके हालात भी देखकर बहुत
मजबूर लगता था या हो, लेकिन कुछ सोच नहीं सकती है क्योंकि उसकी अपनी हालत भी देख रही थी कि क्या करूं। और वो तो उससे भी 10,000 रुपये भी दे दिया था। ये भी उसको याद था, लेकिन दिल तो दिल होता है, बस आ ही जाती है। बस उसके पीछे पीछे निकल भी ट्रेन से उतर जाता है और छुपकर उसका पीछा करने लगता है। प्राची स्टेशन से पहले एक कच्चा रास्ता होता है, वो उसी रास्ते से लगभग 1 किलोमीटर चलती रहती है और अपने गांव पहुंच जाती है। निखिल भी उसके पीछे छिपा चला आ रहा था। उसकी नज़रों से बचता हुआ वो भी उसकी गांव में पहुंच जाता है। प्राची का घर गांव बिल्कुल छोर पर था। एक कच्चा कपरेल का मकान और आगे सहन में एक छप्पर डाला हुआ था और मकान से लगभग 50 मीटर दूरी पर उसका घेर था, जहां वह अपनी गाय वगैरह को बांध कर रखते थे। उनके लिए भूसा भी वहां एक कमरे में रखा करता था। दोस्तों, अब निखिल थोड़ा अंधेरा होने का इंतज़ार करने लगता है कि हल्का अंधेरा होगा तो वह घर के नज़दीक चला जाऊंगा। अंधेरे होने पर वह उनके पीछे आ जाता है और छिपकर उनके घर के हालात देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि प्राची के पिताजी का एक पैर कटा हुआ था और उसको देखकर लग रहा था कि ये अभी अभी कटा हुआ है, कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। ताजी पट्टी उस पर बंधी हुई थी। घर में प्राची के अलावा 3 बहनें और छोटा भाई है और माँ है। माँ खाना बना रही थी और फिर प्राची पैसों को अलमारी में रखते हुए कहती है, आज फिर से लफड़ा हो गया। तो मैं माँ पूछती, बिटिया क्या हो गया? तो प्राची बताई, माँ वो जो 15,000 रुपये लड़का दिया था आज फिर से टकरा गया मुझसे, तो मैं उसे देखकर उतर गई। माँ कहती है, अरे तुम उतर क्यों गई? शायद आज वो तुम्हें फिर से पैसे देता। तो प्राची कहती है, नहीं माँ, मैं भीख मांगती हूँ और कोई इस तरह से पैसे दे देता तो अच्छा नहीं लगता है। तो माँ मुस्कुराते हुए कहती है, बेटी तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी तुम्हारा रास्ता रोक लेगा। इस पर प्राची कहती है कि माँ तुम भी बस मजाक करती हो। फिर प्राची घर का थोड़ा काम करती है और एक बाल्टी में जो बचा हुआ कुछ खाना होता है उससे लेकर घेर में जाने लगती है जहाँ गाय बंधी हुई थी। निखिल भी मौका पाकर उसके पीछे घेर में पहुँच जाता है। अब प्राची गाय को वो बचा हुआ खाना डालती है, गाय को प्यार से सहलाने लगती है। तभी उसको महसूस होता है कि शायद यहाँ कोई है। फिर वो इधर उधर देखने लगती है। उसके पास एक टॉर्च होती है। उसको जब वो ऑन करके ढूंढना शुरू करती है तो वो निखिल को देखकर चिल्ला देती है। वो डर जाते हैं, आखिर यहाँ इतनी रात कैसे और क्यों आया? उसको चिल्लाता देख निखिल उसके मुंह पर हाथ रख लेता है और धीमी आवाज़ में बोलता है, चिल्लाती क्यों हूँ? मैं तो तुम्हें बस तुमसे मिलने आया था, तुम्हें देखने के लिए आया था। निखिल ने एक हाथ उसके मुंह पर रखा था और दूसरे हाथ से पकड़ रखा था। जब ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं, अब प्राची खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है तो निखिल उसको छुड़ाते हुए कहता है, अगर तुम्हें इतने ही डर लगता है तो ठीक है, मैं वापस जा रहा हूँ। अब निखिल प्राची को छोड़ देता है। प्राची उसे थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो जाती है, उसे वो देखने लगती है और कहती है, क्या तुम सचमुच मुझसे मिलने के लिए आए हो, मुझसे देखने के लिए आए हो? इस पर निखिल कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ में मेरे अब आने का कोई दूसरा काम भी है? मैंने जब से तुम्हें देखा है बहुत बेचैन हो गया हूँ। ना तो पढ़ाई में मन लगता है, ना किसी काम में मैं रह नहीं पा रहा हूँ और बस तुम्हें ढूंढता चला आया हूँ। प्राची कुछ नहीं बोलती, बस उसे सुन रही थी और देखे जा रही थी। तो निखिल कहता है, शायद तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तो मैं अब वापस जा रहा हूँ और सुबह तुम्हारा स्टेशन पर इंतज़ार करूँगा तुम्हें देखने के लिए। तुम भले ही मुझे मत देखना, लेकिन तुम मुझे रोक नहीं सकती हो देखने से। अब निखिल वहाँ से जाने लगता है। उसको जाता देख प्राची धीमी आवाज़ में बोलती है कि सुनिए निखिल। प्राची की आवाज़ सुनकर रुकता है तो प्राची कहती है कि अब रात में कहाँ भटकते रहेंगे, आप चाहे तो यहाँ भी रुक सकते हैं, काफ़ी रात हो चुकी है, स्टेशन पर खाना वगैरह भी नहीं मिलेगा। फिर वो एक चारपाई डालती है और निखिल से कहती है कि आप यहाँ आराम कर लो, जब सभी सो जाएंगे तो मैं आपके लिए खाना ले आऊँगी। प्राची की ये बात सुनकर निखिल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। वो उसको लेकर बहुत दूर तक सोचने लगता है। अब वो घर जाती है तो माँ रोटियाँ बना रही थी। माँ से कहती है, माँ अब आप खाना खा लो, रोटी मैं बना दूँगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि माँ रोटी बनाए और कोई रोटी जल जाए। फिर वो सभी के सोने का इंतज़ार करने लगती है और एक थाली में 3-4 रोटी और अचार रखकर दबे पाँव
घेर में चली आती है। निखिल चरपाई पर लेटा हुआ था। प्राची को आता देख वह बैठ जाता है। प्राची उसको खाना देकर नीचे बैठ जाती है और निखिल कहता है कि तुम पहले तो ऊपर बैठो। तो प्राची कहती है कि नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ, आप खाना खा लो, पता नहीं कब से भूखे हो। फिर निखिल हाथों को धोता है और रोटी का टुकड़ा तोड़कर पहले प्राची की तरफ बढ़ाता है और प्राची कहती है कि आप खा लीजिए, मैंने तो खा लिया है। तो निखिल कहता नहीं, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम अभी तक नहीं खाना खाया है, तुम्हें देखकर ही लग रहा है कि तुम भी भूखी हो। फिर निखिल प्राची को भी खिलाता है और खुद भी खा लेता है। दोनों खाने के बाद बातचीत करते तो निखिल पूछता है कि कब से ये काम कर रही हो। तो प्राची कहती कि मेरे पापा पहले मजदूरी करते थे, लेकिन एक दुर्घटना में उसका पैर खराब हो गया और डॉक्टर को उसे काटना पड़ा, तो अब वो काम नहीं कर पाते हैं। जो जमा हुआ पैसा था वो अब दवाइयों में खर्चा हो गया, तो मुझे मजबूरी में अपने घर का खर्चा चलाने के लिए भीख मांगना पड़ रहा है। इससे बेहतर मुझे और कोई काम नहीं नज़र आया। समय से अपने घर आ जाती हूँ। हाँ, लोग थोड़ा गलत निगाह से देखते हैं, लेकिन मुझे अपने परिवार को देखना, और उसे पिताजी के पैर भी अभी तक सही नहीं हुआ है। उसने घाव है, जो दवाइयाँ अभी भी चल रही है, ज़्यादा खर्चा है। बोलने का तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन मदद सिर्फ उसी की करते हैं जहाँ से पैसा वापस आने की उम्मीद हो। अब निखिल भी अपने बारे में सब कुछ बताता है कि मैं ऐसे तैयारी कर रहा हूँ। एक दूसरे से अपने बारे में जानकारी देते हैं। बात करते हुए सुबह के 4 बज जाते हैं। तो अपराची कहती है कि सवेरा हो गया है, अब तुम स्टेशन चलो, मैं तुम्हें वहाँ तक साथ ही छोड़ जाऊँगी। तो उस पर निखिल कहता है कि नहीं, मैं खुद चला जाऊँगा। लेकिन प्राची नहीं मानी और उसे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आ जाती है। चूँकि निखिल एक ही शर्त पर वहाँ से जाने के लिए राज़ी हुआ था कि वो कल रात फिर से आएगा, और दिन में वो एक होटल में रुका जाता है। प्राची घर जाकर सो जाती है और भीख मांगने के लिए फिर नहीं जाती है। तो माँ कहती है बेटा गई क्यों नहीं, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो प्राची कहती है कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि निखिल ने उसे सख्त मना किया था कि तुम्हें अब भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो दोनों मन ही मन एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। तो निखिल कहता है कि तुम्हारा परिवार भी मेरा ही परिवार है। अब फिर रात होती है और निखिल घर से आ जाता है। प्राची ने आज खुद अपने हाथ से खाना बनाया था और सभी के सो जाने पर वह घेर में पहुंच जाती है और दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और बातचीत करते हैं। दोनों को मन ने कोई भी ऐसा गलत भाव पैदा नहीं हुआ। ना निखिल ऐसी कोई हरकत करता है और ना प्राची, क्योंकि दोनों का प्रेम सच्चा, बस ऐसे ही बात करते रहते हैं। अब सुबह होते ही निखिल वापस होटल चला जाता है और ये सिलसिला लगभग 5-6 महीने दिन चलता रहता है। वह दिन में होटल में खाना खा लेता है और रात में तो प्राची उसे खाना खिला ही देती थी। अब सातवां दिन जब आता है तो प्राची की माँ को थोड़ा शक होने लगा कि ना तो ये मांगने जा रही है। उसकी माँ उस पर नज़र रखती है कि आखिर उसकी लड़की क्या कर रही है जो आज रात सोती नहीं है। और जैसे ही प्राची खाना लेकर जाती है तो उसके पीछे चली जाती है और छिपकर दोनों को देखने लगती है। देखती है कि दोनों बैठकर एक दूसरे को खिला रहे हैं। माँ फिर उनको पास पहुंच जाती है और बोलती है कि क्या कर रही हो। ये निखिल माँ को देखकर थोड़ा डर जाता है और घबरा भी जाती है। हाँ, फिर भी प्राची थोड़ा हिम्मत करती है और बोलती है, माँ वो वही लड़का है जिन्होंने हमें 15,000 रुपये दिया था। ये बात सुनकर थोड़ा चुप हो जाती है, क्योंकि घर में अक्सर निखिल के बारे में बातचीत होती रहती थी। प्राची हमेशा उसकी तारीफ़ें करती रहती थी कि लड़का बहुत अच्छा है। अब प्राची अपनी माँ से सारी बातें बता देती है और फिर निखिल भी आगे बढ़ता है और कहता है कि माँ जी, प्राची से शादी करना चाहता हूँ, और वह अपने बारे में सारी जानकारी देता है। तो प्राची की माँ कहती है कि ये सब तो ठीक है, पर बेटा क्या तुम्हारे माँ बाप इस शादी को स्वीकार करेंगे। तो वो कहता है कि माँ जी, इस सब की चिंता आप मत कीजिए, ये कैसे करना है मुझे अच्छे से पता है। फिर अगले दिन प्राची की माँ उन दोनों की मंदिर में शादी करा देती है। शादी के बाद निखिल प्राची को लेकर कोटा चला जाता है और उनके खर्चे के लिए अपने अकाउंट से पैसे निकाल कर दे देता है।
पैसा उसके अकाउंट में काफ़ी था। घर वाले हर हफ्ते पैसा डालते रहते थे। वो प्राची की माँ से हाथ जोड़कर विनती करता है कि मैं भी आपके बेटे जैसा ही हूँ, तो आप किसी भी तरह से संकोच नहीं कीजिएगा। बेटा और दामाद में कोई फ़र्क नहीं होता है। एक बेटा होने का फ़र्ज मैं बखूबी निभाऊंगा। अब दोनों कोटा पहुंच जाते हैं। निखिल पढ़ाई भी कर रहा था, लेकिन पढ़ाई पर उसका कुछ खास ध्यान नहीं रहता। शादी हो चुकी थी तो बस दिन भर अपनी पत्नी के साथ घूमता रहता। पति पत्नी दोनों बढ़िया ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब लगभग 1.5 महीना ऐसे ही बीत जाता है, लेकिन अब कोई निखिल के घर खबर देता है कि उसका लड़का शादी कर चुका है, या शादी भी किया है तो एक लड़की के साथ। शिवलिंग के रह कर पढ़ाई कोई ध्यान नहीं है, बस दिन रात उसी के साथ घूमता रहता है। निखिल के पापा ये बात सुनकर गुस्सा हो जाते हैं। वो इस बात से ज़्यादा नाराज़ होते हैं कि ऐसे कैसे लिविंग में रह कर वो डायरेक्ट अपने बेटे को कॉल करते और पूछते हैं कि तुम किसी लड़की के साथ कैसे लिविंग में रह सकते हो? अगर रहना ही था तो उससे शादी करनी थी पहले। और पूछते हैं कि कौन है वो लड़की? निखिल झूठ बोल देता है और कहता है कि पापा, ये लड़की हमारे साथ ही पढ़ाई करती थी और हमने शादी कर लिया है, लिविंग में नहीं रह रहे हैं। चूँकि प्राची बेहद खूबसूरत थी, लेकिन इसकी जो खूबसूरती थी थोड़ा दबी हुई थी उसके घर के हालात के कारण। अब जब ये एक खुशहाल माहौल में निखिल के साथ रहती है, फिर जो उसके चेहरे पर रौनक आती है तो उसके सामने किसी हीरोइन की खूबसूरती भी फीकी लगने लगती थी। और सभी निखिल को कहते थे कि भाई, लड़की अगर कोई लाया है तो यही लाया है। अब निखिल के पापा कहते हैं कि तुमने जब शादी कर ही लिए तो लड़की को घर लेकर आओ, यहाँ की जो भी रस्म रिवाज है उनको भी पूरा करना है। अब निखिल प्राची को लेकर घर जाता है और जो रस्म रिवाज थे सभी बड़ी तैयारी के साथ पूरे किए जाते हैं। और निखिल के माँ बाप कहते हैं कि बेटा, इनके माता पिता कहाँ हैं? तो इस पर निखिल कहता है कि पापा, वो अभी नाराज़ हैं, धीरे धीरे आप लोगों को उनसे मिलवा दूंगा। वो ऐसे ही बोलता चलता जाए। अगर अभी तक इन लोगों को सच बता दिया जाए तो बहुत ही गुस्सा होंगे और दिक्कत पैदा करेंगे। और फिर अपनी पत्नी प्राची को समझाता है कि तुम सभी लोगों को इतनी सेवा करो, इतना करो कि लोग दिल को भी जान ले और खुशी खुशी परिवार रहने लगता है। तो दोस्तों, आखिर में ये प्यार मोहब्बत, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।